आर्थिक मोर्चों पर लगातार कामयाबी हासिल कर रहा भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन सकता है। मेक इन इंडिया अभियान के रूप में यह सिर्फ एक सरकारी पहल नहीं थी, बल्कि भारत के पुनर्जागरण का आह्वान था। और ये दावा है रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स का, जहां पर आपको ये भी बता दे S&P ग्लोबल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अर्थव्यवस्था के मामले में भारत जल्द ही जापान को पछाड़ करके साल 2030 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये युद्ध समाप्त नहीं होता, ये हर युग में नए रूप में लौटता है। मेक इन इंडिया पहल भागवत गीता के श्लोक में निहित गहरे ज्ञान के साथ पूरी तरह से मेल खाती है। यह पहल नेतृत्व, सहयोग, नैतिकता, दीर्घकालीन दृष्टिकोण पर आधारित थी, जो भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। ये इसलिए हुआ था कि 2030 तक भारत को $8 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना था। आपको बहुत सारे इंटरनेट पे इस तरह के हजारों वीडियोस मिल जाएंगे जो ये आपको बताते फिरेंगे मेक इन इंडिया सक्सेस नहीं हुई। बात सक्सेस और फेल्यूर की बाद में आएगी, लेकिन इससे हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारे टेक अवे हैं, क्या अलग किया गया। और मेरा सवाल हमेशा की तरह आज भी यही है, क्या भारत सरकार को मालूम था कि भागवत गीता के इस श्लोक में छिपा है मेक इन इंडिया के पूरे बिल्डिंग पैटर्न का, इस प्रोजेक्ट के बिल्डिंग पैटर्न का पूरा राज इस श्लोक में छुपा है। इस संदर्भ में हमारा पहला बिजनेस मैनेजमेंट लर्निंग पॉइंट आता है लीडरशिप अकाउंटेबिलिटी। मेक इन इंडिया ने सरकार की जिम्मेदारी को उजागर किया कि वो देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक स्पष्ट मार्ग प्रशस्त करे। भारतीय नेतृत्व ने नीतियों में सुधार, निवेश को आकर्षित करने और विनिर्माण को प्रोत्साहित करने की जिम्मेदारी तो ली ही। इसी पहल के परिणाम स्वरूप भारत ने 2014 से 20 के बीच ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 142 स्थान से छलांग लगा के सीधे 63 स्थान प्राप्त किया। 2024 तक भारत में 14% के वार्षिक वृद्धि दर से विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार हुआ, जिसमें जीडीपी 17% तक का कंट्रीब्यूशन हुआ। विश्व की तुलना अगर हम करेंगे चीन से, जो पहले से ही एक विनिर्माण महाशक्ति है, इसका जीडीपी लगभग विनिर्माण क्षेत्र से, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से 27% है। इंडिया का वो 17% हुआ। लेकिन आने वाले समय में हमें ये उम्मीद है, जिस तरीके से मेक इन इंडिया की प्लानिंग चल रही है, हम अपना जीडीपी कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से 27% से भी ज्यादा लेके जाएंगे, जो चीन से भी ज्यादा होगा। सेकेंड पॉइंट इज टीम कोलैबोरेशन। इस अभियान ने विभिन्न हितधारकों, सरकार, उद्योग, एमएसएमई और वैश्विक निवेशकों के बीच सहयोग को बढ़ावा तो दिया ही, साथ ही साथ इस पहल के तहत 25 क्षेत्रों को चिन्हित किया गया, जिसमें ऑटोमोबाइल, रक्षा, डिफेंस, टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल्स जैसे प्रमुख उद्योग शामिल हैं। एफडीआई की अगर बात करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी बहुत बड़ी वृद्धि देखी गई, जो 2014-15 में $45 बिलियन था, वो 21 तक आते आते $85 बिलियन हो गया। इसके साथ ही 2014 से 22 के बीच में 35% ग्रोथ रेट के साथ 2.5 मिलियन नई नौकरियां सृजित हुई। वियतनाम की अगर बात करें तो एक जो वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दौर में बहुत तेजी से उभरा है। 2015 से 20 के बीच में एफडीआई में उसमें 60% का वृद्धि देखा गया। हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था वियतनाम की अर्थव्यवस्था से बहुत बड़ी है, लेकिन हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आने वाले समय में वियतनाम को चैलेंज कर सकते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग कल्चर। मेक इन इंडिया ने शुरुआती चुनौतियों से सीखा और समय के साथ नीतियों में सुधार किए, जैसे जीएसटी लागू करना और श्रम कानूनों में बदलाव। 2024 से अब तक भारत में 60,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स को मान्यता दी गई है, जिसमें 45 से अधिक यूनिकॉर्न कंपनीज बनी। भारत ने 2022 तक विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम स्थापित किया। विश्व की तुलना अगर करें तो अमेरिका अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम रखता है, लेकिन भारत जिस तेजी से सिलिकॉन वैली के बाद दूसरा सबसे बड़ा नवाचार केंद्र बन रहा है, जहां अमेरिका में लगभग 700 यूनिकॉर्न है, वहीं भारत ने केवल 7 वर्षों में 43 यूनिकॉर्न बनाकर अपनी शक्ति दिखाई है। The fourth point is ethical decision making. अभियान के तहत जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट जैसे सिद्धांतों ने नैतिक व्यापार की दिशा को मजबूत किया, जो पर्यावरणीय जिम्मेदारी और गुणवत्ता पर केंद्रित थे। भारत ने 2015 से 2020 के बीच रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में 250% का ग्रोथ रेट रजिस्टर किया, जिसे दुनिया में चौथे स्थान पर यह पहुंच गया। 2022 तक सौर ऊर्जा उत्पादन में भी भारत विश्व में तीसरे स्थान पर रहा, जिसकी कुल क्षमता 60 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। चीन इस समय 300 गीगावाट सौर उत्पादन के साथ काम कर रहा है, पहले स्थान पे। अमेरिका दूसरे स्थान पे है 100 गीगावाट, और इंडिया तीसरे स्थान पे पहुंच चुका है। यह अपने आप में एक बड़ी शक्ति की तरफ इशारा करता है।
The second last point is conflict resolution. मेक इन इंडिया ने विभिन्न हितधारकों के बीच उत्पन्न होने वाले संघर्षों को दूर करने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया। सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रणाली और ऑनलाइन पोर्टल्स के माध्यम से निवेशकों को पारदर्शिता और गति प्रदान की गई। औद्योगिक परियोजनाओं की मंजूरी में लगने वाला औसत समय जो 200 दिनों का होता था, घटकर सिर्फ 90 दिनों तक आ गया। इसके साथ ही व्यापारिक विवादों के समाधान के लिए 2021 में 30 से ज्यादा विशेष वाणिज्य न्यायालय स्थापित किए गए। अगर विश्व की तुलना करेंगे तो सिंगापुर को दुनिया में व्यापार के लिए सबसे अनुकूल एक इकोसिस्टम माना जाता है, जहां पर अगर आप देखोगे तो मंजूरी में लगने वाला औसत वक्त वहां पर 150 दिन का और हमारा 90 दिन का है। हम ये दिखाता है कि आने वाले समय में अगर हमने अपने सारे पॉइंट्स के ऊपर सही तरीके से काम किया तो हमें एक महाशक्ति बनने से कोई रोक ही नहीं सकता है। और आखिरी पॉइंट है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभियान ने केवल आर्थिक विकास पर ध्यान नहीं दिया है, बल्कि रोजगार सृजन, स्किल इंडिया जैसी पहलों और वोकल फॉर लोकल के माध्यम से सामाजिक कल्याण पर भी ध्यान केंद्रित किया। स्किल इंडिया के तहत 2015 से अब तक 5 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अतिरिक्त MSME क्षेत्र ने 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया, जिसमें सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। 2022 तक भारत में महिला उद्यमियों की संख्या में 20% का ग्रोथ हुआ, जिससे लैंगिक समानता को भी बल मिला। अगर इसकी तुलना विश्व से करते हैं तो जर्मनी में ड्यूअल वोकेशनल ट्रेनिंग मॉडल ने लाखों युवाओं को उद्योग के लिए तैयार किया है, जिससे उनकी बेरोजगारी दर 5% से कम बनी रहती है। भारत का स्किल इंडिया कार्यक्रम भी इस दिशा में बढ़ते हुए वैश्विक प्रतिस्पर्धा में युवाओं को सक्षम बना रहा है। दोस्तों, मेक इन इंडिया अभियान में भगवत गीता के श्लोक की गहराई को व्यवहारिक रूप से दर्शाता है। जैसे आत्मा अमर है और किसी भी भ्रम से परे है, वैसे इस पहल ने भी भ्रमों और सीमाओं को तोड़ते हुए भारत को वैश्विक विनिर्माण मानचित्र पर स्थापित करने की दिशा में काम किया है। यह आधुनिक नेतृत्व और प्रबंधन के लिए एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे भगवत गीता के महान ज्ञान को व्यापार में लागू किया जा सकता है। अगर आप भगवत गीता के हर श्लोक से व्यवसाय प्रबंधन के विज्ञान और रहस्य को समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए और देखते रहिए।